Hello everyone. This is the first lecture of Geography Optional Test Series वीडियो डिस्कशन। तो आज के हमने जो डिस्कशन करना है उसमें जो थीम रहेगी, फर्स्ट टेस्ट हमने कंडक्ट किया था ज्योग्राफी ऑप्शनल का। टेस्ट था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश। इसके ऊपर हमने पहला टेस्ट कंडक्ट किया था। जैसा एग्जामिनेशन में हमारा कमीशन पेपर लेता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर 11 सवाल आते हैं। 11 किस तरीके से? फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द कंपलसरी क्वेश्चन, उसके 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 अलग अलग सबसेट हैं और उसके अलावा 7 सवाल होते हैं। तो इन टोटलिटी 11 क्वेश्चंस आर देयर। तो हमारी टेस्ट सीरीज में टोटल आपको पता है कि 10 टेस्ट होने वाले हैं। इन एवरी टेस्ट इफ वी आर गोइंग टू कवर 11 क्वेश्चन इन ईच टेस्ट, तो इन टोटलिटी इन 10 टेस्ट वी आर गोइंग टू कवर 110 क्वेश्चंस। तो इट इज अ वेरी वेरी वाइड कवरेज। लास्ट ईयर जब हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी थी तो नियरली 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन वो आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज। तो इससे क्या बेनिफिट है टेस्ट सीरीज से? अभी तक जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल को पढ़ लिया है वो पॉलिश कर पाएंगे टेस्ट सीरीज से। अच्छा, दूसरी चीज, इस टेस्ट सीरीज को ऐसे ना देखा जाए जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जिन्होंने स्टैंडर्ड किताबें ज्योग्राफी ऑप्शनल की नहीं पढ़ी, उनका ज्योग्राफी ऑप्शनल में मार्क्स अब कमीशन नहीं दे रहा है। हिमाचल में ज्योग्राफी ऑप्शनल सबसे ज़्यादा बच्चे रखते हैं लेकिन सिलेक्शंस ज़्यादा नहीं है। उसका कारण ये नहीं है कि कमीशन जानबूझ के मार्क्स नहीं दे रहा। मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट के मैंने पेपर चेक किए या मेरे कांटेक्ट में आए, उनको ज्योग्राफी जीएस वाली आती है। उन्होंने केवल एनसीईआरटी पढ़ी है और 2-4 छोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं। इन डेप्थ ज्योग्राफी ऑप्शनल को स्टडी नहीं किया। कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, राइट इट डाउन जो लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को। एक तो कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छी पकड़ नहीं है। दूसरा, ज्योग्राफी की लिंगो का अर्थ है कि ज्योग्राफी की एक वोकेबलरी होती है ऑप्शनल की, नॉट जीएस, वो वोकेबलरी मिसिंग है। थर्ड पॉइंट, प्रेजेंटेबल नहीं है आइडियाज। प्रेजेंटेबल का क्या अर्थ है? ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो इतना स्कोप है कि हम इतने सारे डायग्राम्स बना सकते हैं, इतने फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, थीमेटिक डायग्राम्स क्रिएट किए जा सकते हैं, कुछ भी नहीं करते हम। ठीक है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करते। ज्योग्राफी ऑप्शनल की ब्यूटी क्या है? GS1 मेंस की बात कर रहा हूँ। GS1 में आपको हेल्प करता है जिसमें ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है। GS3 के अंदर कितने इंपॉर्टेंट एरियाज हैं? एनर्जी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, तीनों ज्योग्राफी ऑप्शनल से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत अच्छी तरह हेल्प करता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि GS लेवल तक ऑप्शनल पढ़ते हैं और वही GS को सोचते हैं कि ऑप्शनल हमारा जो है अच्छा हो जाएगा ज्योग्राफी। ऐसा नहीं है। ऑप्शनल का मतलब है कि आपकी उसमें ऑप्शनल लायक ग्रिप दिखनी चाहिए। आपको उतनी ज्योग्राफी आनी चाहिए जितना एक आम आदमी है, उससे अधिक आपकी ज्योग्राफी अच्छी होनी चाहिए। ऑलराइट, तो आज का जो वीडियो डिस्कशन है इसमें मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बातें नहीं करूंगा। मैं नहीं बताऊंगा कि इंडियन मॉनसून कैसे आता है। मैं बस ये बताऊंगा हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग क्या डिमांड है, कि लिखना क्या है, बस ये बताऊंगा। जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में भी रखा हुआ है। जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उनको पोर्टल में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 10 टेस्ट जो हैं सबके इसी प्रकार से डिटेल PDF, जैसे दिस इज द फर्स्ट टेस्ट, इसका PDF आई गेस इट इज ऑफ नियरली 53 पेजेस। ऑलराइट, अगर हमने 10 टेस्ट में 550 पेजेस के नोट्स भी इकट्ठे कर लिए तो इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट। ऑलराइट, तो इस कंटेंट को भी रटा जा सकता है और इसको एनरिच किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पूरी डिपेंडेंसी मेरे कंटेंट के ऊपर रख ली। आपने क्या वैल्यू ऐड किया इसमें? ठीक है, तो जहां जहां पे मैं वैल्यू एडिशन बताता हूं, कोई रिपोर्ट बताता हूं गवर्नमेंट की, कोई किताब का रेफरेंस देता हूं, संदर्भ देता हूं, वो अवश्य पढ़िए। उससे आपकी ज्योग्राफिकल लिंगो वोकेबलरी डेवलप होगी। ऑलराइट, चलो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कंपलसरी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल में 5 मार्क्स के। ऑलराइट, इनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? दूसरी बात, एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, GS में हमारे पास स्पेस का क्रंच होता है, टाइम का भी क्रंच होता है। 3 घंटे में हमने जो है 28 सवाल करने हैं और ऊपर से स्पेस भी लिमिटेड है। लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल या किसी अन्य ऑप्शनल में 3 घंटे में मात्र 5 सवाल करने हैं, तो आप आधा घंटा भी एक सवाल को दोगे वो भी जो है वो भी कम पड़ेगा आपको, आधा घंटा भी। ठीक है, तो खुल के लिखो। कमीशन में अभी भी क्या है कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये नहीं देखते कि 250 वर्ड का लिखा हुआ है तो 250 वर्ड में इसने सीमित किया या नहीं किया। आप अधिक कंटेंट लिखो। हाँ, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मत तोड़ो कि पूछा जा रहा है फॉरेस्ट, लिख रहे हो डेजर्ट, ऐसा नहीं करना। ठीक है, फॉरेस्ट के आसपास की सारी कहानी लिख दो, उसमें करंट भी डालो, उसमें हिमाचल का भी रेफरेंस दो, उसमें वर्ल्ड का भी रेफरेंस दो, ताकि लगे कि आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल, जब फॉरेस्ट वर्ड है तो वो वर्ल्ड के फॉरेस्ट की भी आप बात कर रहे हो, इंडिया की भी कर रहे हो और हिमाचल का भी एक रेफरेंस दे दिया क्योंकि हिमाचल का पेपर लिखना है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अप्रोच करना है।
बहुत अच्छे डायग्राम्स बनाओ, स्पेशियस डायग्राम बनाओ। ऐसा ना लगे कि डायग्राम आपने जबरदस्ती ठूसने की कोशिश करी है, छोटी सी जगह पे एक डायग्राम एडजस्ट कर दिया, मत करो। खुल के डायग्राम बनाओ। ज्योग्राफी ऑप्शनल इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। द मोर यू विल ड्रॉ, द मोर मार्क्स यू आर गोइंग टू फेच। ऑलराइट, तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंडरलाइन थीम है कि ड्रॉ एज मेनी डायग्राम एज यू कैन। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे अप्रोच करना है। देखो पहला सवाल है सिंपल, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस हिमालयाज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो आपका मेन थीम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस हिमालयाज। अब ट्रांस हिमालयाज की अगर हम बात करें, उनके फॉर्मेशन पूछ रहा है, ये टेक्निकल काम है। यहां पे आपको प्लेट टेक्टोनिक लिखना पड़ेगा, यहां पे आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल, राइट दीज वर्ड, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आप बोलोगे जी हिमालयाज का फॉर्मेशन तो टर्शियरी पीरियड में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो टर्शियरी पीरियड में जब हिमालयाज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे प्लेट टेक्टोनिक के रेफरेंस दो। आप बताओ कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट ओशियनिक था जो सबमर्ज हुआ, उसकी वजह से ट्रांस हिमालयाज में वुल्केनिज्म के एग्जांपल हैं। आज तक मैंने किसी के टेक्स्ट में इतना अच्छा लिखा हुआ देखा ही नहीं, सब ट्रांस हिमालयाज समझाने लग जाते हैं। वो नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 2.5 मार्क्स तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस हिमालयाज को देने, बाकी के 2.5 मार्क्स कैरेक्टरिस्टिक्स बताने आपने। ठीक है, तो 2.5 मार्क्स के लायक आपने 1.5 पेज कम से कम फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस हिमालयाज लिखना है। आप लिखो कि उसके अंदर वुल्केनिज्म है, आप बताओ कि उसका रॉक स्ट्रक्चर क्या है वहां पर। ठीक है, रॉक स्ट्रक्चर बताना है, उसमें वुल्केनिज्म की बातें करनी, प्लेट टेक्टोनिक, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिससे आपके ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी दिखे। ठीक है, उसके बाद बताओ बाकी अन्य रेंजेस ऑफ हिमालयाज डेवलप हुई। अब आता है सेकंड एस्पेक्ट, जो कि है कि कैरेक्टर क्या है ट्रांस हिमालयाज के। आप बताओ जी ट्रांस हिमालयाज में 3 रेंजेस हैं, उन 3 रेंजेस को डिटेल में बताओ। डिटेल मतलब उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स को बताओ। उसमें बताओ रेंजेस में पीक्स कौन सी हैं, ग्लेशियर्स कौन से हैं, रिवर्स कौन सी हैं, रॉक सिस्टम कौन सा है, क्लाइमेट कैसा है। ये तीनों को बता दिए कि ये तो हिमालयाज के पीछे वाली साइड पे है, यहाँ पे तो बारिश पहुंचती नहीं है, तो ये तीनों रेंजेस आर लाइक कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक है, ये बता सकते हो। फिर यहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट्स को बताओ कि काराकोरम रेंज में तो मोस्टली स्नो लेडन पीक्स हैं, लद्दाख रेंज ऐसी जहां लोग रहते हैं, रेस है मोंगलॉइड, और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और वहां पे थोड़ा सा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है, एनिमल के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है। थोड़ा सा वहां पे कल्चरल एस्पेक्ट्स या ह्यूमन ज्योग्राफी वाले एस्पेक्ट को भी लिखो ट्रांस हिमालयाज के, तो आपका क्वेश्चन ब्यूटीफुल हो रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपने हिमाचल कहाँ लिखा भी, तो आप बताओ कि जो ट्रांस हिमालयाज हैं उनकी रेंजेस लाहौल, स्पीति, किन्नौर इन एरियाज में भी आ रही हैं, और इन एरियाज में जो रेंजेस एक्सटेंड हो रही हैं ट्रांस हिमालयाज की, उनके बारे में थोड़ा सा लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन में ब्यूटी आ गई है, आपका क्वेश्चन हिमाचल पे ओवरलैप भी करेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे नंबर देंगे एग्जामिनेशन वाले अगर आप ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी और बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाओ। इसके अंदर डायग्राम का बहुत स्कोप है ट्रांस हिमालयस, बेसिक डायग्राम नहीं कि 3 रेंजेस बना दीजिए, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, ये तो 6ठी क्लास का बच्चा बना देगा, 6 क्लास में हिमालयस पढ़ाया हुआ है। आपने अलग से क्या किया है इसमें, आपने इसको कमीशन के लेवल पे लिखना है, एचएस के लेवल पे एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आप इसमें थोड़ा सा इसके अंदर फॉल्ट्स लाइंस बना दी आपने, बनाया टर्शियरी पीरियड में कोलिजन ऑफ प्लेट्स बनाया। ठीक है, जो कोबर की थ्योरी है आगे भी मैं डिस्कस करूंगा, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, माउंटेन बिल्डिंग में कोबर की थ्योरी है। कोबर कहता है 2 रैंड कैटन आके टकराते हैं और जियोसिंक्लाइन, वर्ड यूज करो जियोसिंक्लाइन, उसके टेथिस के ऊपर बना हुआ ये ट्रांस हिमालयाज है। तो आप बताओ कि वहां पे कैसे कोलिजन होता है, और लिथोजेनेसिस जो 3 स्टेजेस हैं, ग्लिप्टोजेनेसिस, ठीक है, ये 3 स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस हो ताकि लगे कि आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा हुआ है। इस तरीके से अप्रोच करना था। ठीक है, मैं इसके अंदर निटिग्रिटीज में नहीं जाऊंगा, मैं आपको इसकी रूपरेखा बता रहा हूं कि कैसे नंबर फेच करने हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज इज ऑल अबाउट पॉलिशिंग, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूंगा मैं टेस्ट सीरीज में, इट इज अबाउट द पॉलिशिंग पार्ट। चलो कमिंग टू द सेकंड पार्ट, आप देखो ये डायग्राम है बेसिक वाला, ये डायग्राम है टेक्निकल वाला, दिस वन। तो इस डायग्राम में हम बताएंगे कि क्या टेक्निकल एस्पेक्ट है, दिस इज द बेसिक डायग्राम। यहां पे हम कवर करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट कि कैसे इसमें फॉल्ट्स लाइन है, कौन कौन सी फॉल्ट्स लाइन है, कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम में बना हुआ है, ये सारी बातें। ऑलराइट, मूविंग टू द सेकंड एस्पेक्ट, कि पूछा गया है कि एग्जांपल बताने वेरियस फॉर्म ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फाउंड इन इंडिया। तो आप बताओ कि भाई कौन कौन से ड्रेनेज पैटर्न हैं इंडिया में, कि आप पहले ड्रेनेज पैटर्न की परिभाषा बताओ, फिर बताओ कि हिंदुस्तान में कौन से ड्रेनेज पैटर्न है। जब आप हिंदुस्तान के ड्रेनेज पैटर्न बताओगे, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आप बताओगे जी पहला तो है डेंड्राइटिक ड्रेनेज। डेंड्राइटिक में आप बताओ कि इट इज लाइक द ब्रांच ऑफ द ट्री, और इसके बारे में थोड़ा सा लिखा, फिर बताया हिंदुस्तान में कहां पे मिलता है, रिवर्स के एग्जाम्पल कोट करो।
ऑलराइट, तो इस तरीके से अगर 5 नंबर में पूछा है एटलीस्ट 2 पेज लिखो हर ड्रेनेज पैटर्न के साथ। यहां पे मैंने जान के, ताकि प्रेजेंटेबल हो, एक जगह इनके डायग्राम बनाए। आपने हर ड्रेनेज पैटर्न के साथ वहीं पे उसका डायग्राम बनाना है, ताकि इसमें 2-3 पेज भर के लिखो तो एग्जामिनर को लगे कि आपके कंटेंट में दम है, आप वेल रेड हो इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में। ऑलराइट, तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपने। कोशिश करनी है 5 में से आपको कम से कम 4 नंबर मिलने चाहिए, तब जाके आपका स्कोर 100 में से 70-75 नंबर के आसपास बनेगा। तो हमने टारगेट करना है ऑप्शनल में एटलीस्ट 140-150 स्कोर आए। अगर आप 150 टारगेट करोगे तब जाके 130 आएगा, 130 आएगा तो जाके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने ऑप्शनल को अप्रोच करना है। चलो मूविंग टू दी, बहुत सिंपल था, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, सिंपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ मेजर प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड ओवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इसके बारे में बता देना कि भाई सतलुज और उसके ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हिमाचल के रिस्पेक्टिव है। आपने बता लेना है सतलुज के बारे में थोड़ा सा, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकल के हिमाचल की जा रही है, और इसके ट्रिब्यूटरीज जो है कौन कौन सी हैं, उन ट्रिब्यूटरीज पे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, उन प्रोजेक्ट्स की क्या कैपेसिटी है, कौन सी लोकेशन पे बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से, या आप कंपनी वाइज भी बता सकते हो कि सरकारी है कि कोई प्राइवेट फर्म है। तो इस तरह से आपने उनसे पावर जनरेशन के बारे में बता दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई नया प्रोजेक्ट है, अभी इन प्रोसेस है, बना नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग चल रही है, तो उसके बारे में भी बता दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। डायग्राम भी बना सकते हो, हिमाचल का डायग्राम बनाया, उसमें सतलुज रिवर ड्रॉ करी, उसकी ट्रिब्यूटरीज ड्रॉ करी, उन ट्रिब्यूटरीज में बॉक्स बना के, ये रहा ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला दूसरा प्रोजेक्ट, ये वाला भाखरा प्रोजेक्ट, नापता झाकरी प्रोजेक्ट, करछम वांगटू प्रोजेक्ट, वहाँ ब्लॉक डायग्राम में दिखाया। तो भाई प्रेजेंटेबल हो गया। जहां आपको 3 नंबर मिलने थे वहां 4 नंबर मिल गए 5 में से। अगर हर क्वेश्चन में आपने जैसे 5 क्वेश्चन फिक्स हमने अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, 4 क्वेश्चन वो हो गए, 4 बाकी के 8 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डायग्राम बना के कुछ करके आपने 1.5 नंबर, 1 नंबर ज्यादा लिया, इन टोटलिटी आपने 8 नंबर ज्यादा कमाए। दोनों पेपर में मिला के 16 नंबर ज्यादा कमाए। 16 नंबर इज अ बिग डिफरेंस। जहां 120 आने थे वहां 136 आ गए, जहां 136 आने थे वहां 150 आ गए। तो इस तरीके से पेपर में अटेम्प्ट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर को फेच किया जाता है। ठीक है, एग्जामिनर ये मान के जाओ, एग्जामिनर का मन नहीं है आपको नंबर देने का, नंबर खींचने हैं आपने वहां जाके। ऑलराइट, कि वो मजबूर हो जाए आपको मार्क्स देने में कि इतना अच्छा आपने पेपर को प्रेजेंट कर दिया, इतना अच्छा ज्योग्राफी ऑप्शनल आपने दिखाया उसको, कि उसे लगे कि आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत अच्छी ग्रिप है, तब जाके मार्क्स रिलीज होते हैं। ऑलराइट, चलो मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, डिस्क्राइब द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले बताओ भाई नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन अगर बनती है तो उसके कौन से फैक्टर हैं जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को इंपैक्ट करते हैं। टेम्परेचर का क्या रोल है, प्रेसिपिटेशन का क्या रोल है, ऑलराइट, क्लाइमेट का क्या रोल है, सॉइल टाइप का क्या रोल है, ये सारी चीजें बताते हुए इस पे अच्छा सा पैराग्राफ लिख के, ठीक है, फिर उसके बाद आओ हिंदुस्तान में कौन कौन सी नेचुरल वेजिटेशन है। अभी तक मैंने जितने पेपर चेक किए, नेचुरल वेजिटेशन सबने लिखी, लेकिन जीएस के लेवल पे लिख दी। हमने लिखा जी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इतने रेनफॉल चाहिए, और उसमें ये 4 प्रकार के रोजवुड ट्री है, महोगनी है, एबनी है, ये उगते हैं। अरे उसमें ऑप्शनल लेवल पे लिखो, आप लिखोगे इंडिया में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है, आप लिखो कि उसमें इंडिया में कितने परसेंट मिलते हैं। एवरग्रीन में भी कौन कौन सी, वेट एवरग्रीन है, ड्राई एवरग्रीन है। ड्राई एवरग्रीन किसी ने नहीं लिखा, पता ही नहीं है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पे मिलते हैं। ड्राई और एवरग्रीन कुछ कॉन्सेप्ट देखो, एवरग्रीन है और ड्राई है, कि कहां पे ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, कहां पे वेट एवरग्रीन है, कहां पे सेमी एवरग्रीन है। तो आप ऑप्शनल लेवल पे उठाओ क्वेश्चन को, जीएस लेवल पे एनसीईआरटी की भाषा लिखोगे तो एनसीईआरटी जितने ही नंबर मिलेंगे। इसलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल में लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे पिछले 4-5 साल में, क्योंकि बहुत ही हल्का कंटेंट लिखा जा रहा है। और जो ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लेम कर रहे हैं हमें आता है, कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं आता, जीएस के लेवल पे ऑप्शनल आता है वो, ठीक है, उसी से सोचें कि ज्योग्राफी ऑप्शनल आ रखा है। ऑलराइट, तो इस तरीके से अप्रोच करना था हर क्वेश्चन में ऐसे। फिर आप बताओ इसी के अंदर, अब देखो हिमाचल का टच देना ना, आप लिखो इसमें एक तो स्टेट फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट को एफएसआई देहरादून है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वो रिलीज करता है 2019 की रिपोर्ट, उसको मेंशन कर दो कंक्लूजन में कि एफएसआई ने जो है रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करी 2019 में, उसके अनुसार इंडिया में इतने परसेंट फॉरेस्ट है, इतने परसेंट एवरग्रीन है, इतने परसेंट डेसिडियस है, इतने परसेंट ये है। आप कोट करो, कंटेंट को एनरिच करो, मेरे कंटेंट को भी अपग्रेड कर दो।
ठीक है, तो इस तरीके से इसमें लिखना था। फिर हिमाचल में लिखो भाई नेचुरल वेजिटेशन हिमाचल में इतने % फॉरेस्ट है, और उसमें भी ये सारे फॉरेस्ट जहां डिसिडियस है, लिख दो एक नोट नीचे, हिमाचल में डिसिडियस फॉरेस्ट इन स्टेट इन डिस्ट्रिक्ट में मिल रहे हैं और इस पर्टिकुलर हाइट पे मिलते हैं। माउंटे आपका जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में लिखो कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं हिमाचल में। ठीक है, कहाँ पे मिल रहे हैं ये लिखो, कौन से ट्री की वेरिएंट मिल रहे हैं वो लिखो। तो इस तरीके से आपने उसमें हिमाचल का भी टच डालो। ठीक है, आप कोई नई रिपोर्ट के बारे में भी लिखो, आप उसमें डेटा तो डालो, डेटा ही नहीं डाला हमने। ठीक है, तो डेटा के बिना कहाँ नंबर मिलेंगे? जहां पे डेटा की रिक्वायरमेंट है वहां डेटा लिखना पड़ेगा आपको, तब जाकर नंबर क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर ब्यूटी आती है। चलो मूविंग टू दी, ये देखो ये डायग्राम्स वगैरह हमने बनाने पड़ेंगे, हर क्वेश्चन में डायग्राम है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सॉइल टाइप बतानी है इंडिया की अकॉर्डिंग टू ICAR। ठीक है, फिर हमने बताना है, ये तो सॉइल टाइप हो गया, उसके बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन और रीजन ऑफ फॉर्मेशन। सबने आंसर अटेम्प्ट किया, ये किसी ने रीजन ऑफ फॉर्मेशन बताया ही नहीं है कि कौन सी सॉइल कैसे बनी है। सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन मिलता है, पोटैश मिलता है, क्या मिलता है, लेकिन कैसे बनी है वो सॉइल, क्या एलिमेंट्स है उनके अंदर, कौन से रॉक स्ट्रक्चर से बनती है, ये कोई नहीं लिखता। इसके लिए मैं एक किताब सजेस्ट करूंगा, ऑलमोस्ट सभी के पास होते हैं, DR खुल्लर की किताब आती है इंडिया के लिए। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी में DR खुल्लर में सॉइल चैप्टर बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसमें देखो कि उन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है, रॉक स्ट्रक्चर जिससे सॉइल डिराइव होती है, वो केमिकल्स हैं जहां से जो सॉइल का कलर है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो रॉक से डिराइव हुए हैं, या वो इतने लेंदी टाइम प्रोसेस में जो बनी है। अगर रेड सॉइल रेड क्यों हुई है कि उसमें आयरन ऑक्साइड है और इतना पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम से डिराइव है, वो वर्ड ही मिसिंग है, आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में लिखा ही नहीं है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ब्लैक सॉइल में टाइटेनियम फेरस मेटल होता है जिसकी वजह से वो ब्लैक है, वो लिखा नहीं है। वो रेगुर है, क्यों है ये नहीं लिखा। ठीक है, रेगुर क्यों बोलते हैं उसको, उसके बारे में नहीं लिखा। उसकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के बारे में नहीं लिखा। ठीक है, वहां पे ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, ये भी नहीं लिखा हुआ। एलुवियल सॉइल, हिंदी में जलोढ़ मिट्टी क्यों है, कैसे बनी है, कुछ नहीं लिखा। टर्शरी पीरियड सेडिमेंट्री माउंटेन से बनी है, नहीं लिखा। उसका टेक्सचर कैसा है, नहीं लिखा। तो ये सब नहीं लिखेंगे तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? क्यों ब्लैक सॉइल क्लेई इन कैरेक्टर है, लिखा ही नहीं है। रीजन ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, पेडोजेनेसिस वर्ड ही यूज नहीं किया हुआ। तो जो सॉइल चैप्टर पहले पेपर के अंदर है, जब तक उसका इंप्लीकेशन यहां नहीं आएगा, आपकी NCERT के अंदर भी इतना अच्छा दे रखा है कि जहां पे ICAR की क्लासिफिकेशन है, वहां पे एक क्लासिफिकेशन लिखी है एंटीसोल, मॉलिसोल, एक्सोल, वर्टिसोल, उनके बारे में टच ही नहीं किया हुआ। तो पेपर 1 और पेपर 2 में जब तक कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करोगे, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। वो सोचेगा आपने वैक्यूम में पढ़ा हुआ इंडियन ज्योग्राफी, GS के लेवल पे लिख रहे हो। पेपर 1 का रिफ्लेक्शन आना चाहिए। सॉइल लिखो तो आप बताओ कि सॉइल क्यों क्लासीफाई करने के लिए मार्बर्ट की भी क्लासिफिकेशन है, जोनल, USDR की भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम ICAR की लिख रहे हैं जो कि USDR की लाइन ऑफ, USDA की लाइन ऑफ थॉट में आती है। ऑलराइट, तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना था। डायग्राम्स बनाने थे इसमें बहुत अच्छे सॉइल्स के, कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा पेडोजेनेसिस के बारे में लिख दिया उसमें कि कैसे सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। अब आया सॉइल डिग्रेडेशन, बहुत खूबसूरत है। कई सारे प्रकार के डिग्रेडेशन है। सॉइल इरोजन एक डिग्रेडेशन है, डेजर्टिफिकेशन एक डिग्रेडेशन है, एल्केलाइजेशन एंड सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल है। ठीक है, या वहां पे सॉल्ट पैन्स बन जाते हैं, जैसे गुजरात के कोस्ट में हो गया, डिग्रेडेशन है सॉइल का। इंट्रूजन ऑफ सी वाटर हो गया, सॉइल का डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर हैं डिग्रेडेशन के। आपने इंडिया के कंटेक्स्ट में बताना है कि एक डायग्राम बनाओ कि कौन से अलग अलग पार्ट में सॉइल डिग्रेडेशन अलग अलग टाइप का है। ठीक है, जैसे हिमाचल है, हिमाचल का सॉइल डिग्रेडेशन लिखो कि हिमाचल में तो सॉइल इरोजन ही अपने आप में डिग्रेडेशन है, इरोड हो जाती है सॉइल, क्योंकि आपकी स्टीपनेस है स्लोप के अंदर। ठीक है, पंजाब के अंदर डिग्रेडेशन डिफरेंट टाइप का है, वहां पे सेलेनाइजेशन की प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई और प्रॉब्लम है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ठीक से नहीं करोगे तो डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम है, जैसे भटिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो गई है। तो इस तरीके से हमने अप्रोच करना है। फिर अब लिखोगे कि वे आउट क्या है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं जो मैंने कोट करी हैं डिग्रेडेशन की, उसमें लिखना है जी डिग्रेडेशन को बचाने के लिए भारी वर्ड लिखो, सॉइल गवर्नेंस की जरूरत है। सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहां पे हम देखते हैं ये अलग अलग टाइप के डिग्रेडेशन है, इरोजन। अब डिग्रेडेशन के इंपैक्ट क्या होते हैं ये लिखना जरूरी है। 20 नंबर का सवाल है, आपने कम से कम 6-7 पेज भर देने थे इसमें तो। ठीक है, अब ये देखो, ये टेक्निकल वर्ड, सॉइल गवर्नेंस के बारे में लिखो, सॉइल मैनेजमेंट वर्ड लिखो। मैनेजमेंट के अंदर 3 प्रिंसिपल हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड रिहेबिलिटेशन, इनके बारे में लिखो। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर सॉइल कंजर्वेशन के बारे में लिखो।
कि अब कंजर्व कैसे करना है, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इसके बारे में लिखो। आप लिखो, इसमें नई अप्रोचेस लिखो ना। पीपल पार्टिसिपेशन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, पब्लिक प्राइवेट के साथ कोलाब्रेशन, इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमने आंसर को अप्रोच करना था। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, अगेन अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। इसमें पूछा डिस्कस द रिसेंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून के बारे में बताओ। अब इंडियन मानसून में एक उसके इंट्रोड्यूस करो डेफिनेशन कि क्या होता है इंडियन मानसून, ठीक है। फिर इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करने वाले भी बहुत अरेबिक लोगों ने पहले स्टार्ट करी। अल मसूदी के बारे में जैसे हम पढ़ते, मानसून ओरिजिन ही अरेबिक वर्ड मौसम से होता है, मौसम जिसका नाम था, वहां से ओरिजिन हुआ। रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम है, इसका बारिश से कोई लेने देना नहीं है। दो प्रकार के मानसून है, समर मानसून, विंटर मानसून, उनके बारे में थोड़ा सा लिखो। फिर अब बताओ कि मानसून को समझाने का प्रयास इतिहास में क्लासिकल थ्योरी से स्टार्ट होता है। हेले के बारे में बताओ, जिसने सिंप्लीफाइड कर दिया डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर है, तो ये लैंड एंड सी ब्रीज ऑन अ लार्ज स्केल है। सही कह रहा है, लेकिन केवल इतना ही नहीं था। तो फिर हम फ्लोएम की थ्योरी आती है जिसमें ITCZ की थ्योरी है, उसके बारे में लिखो, ठीक है। फिर आप बोलो कि रोल ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू भी है, छोटा सा पैराग्राफ। रोल ऑफ जेट स्ट्रीम भी है, छोटा सा पैराग्राफ। दो प्रकार की वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उनके रोल की वजह से भी इंडियन मानसून आता है। एक की वजह से समर आता है, एक की वजह से विंटर आता है, ठीक है। फिर आप बताओ कि एल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट भी इंपैक्ट करते हैं। इन सबको बताते हुए 1979 का मॉनेक्स एक्सपीडिशन बताए बिना आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ी फाइंडिंग्स उसी एक्सपीडिशन में हुई थी मॉनसून से रिलेटेड, उसको मेंशन करना जरूरी है। फिर बताओ इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट क्या होता है, ब्यूटीफुल डायग्राम्स के साथ। एनसो, एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन एज अ कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो मॉनसून को कैसे इंपैक्ट करते हैं। कंटेम्प्रेरी, फिर भूल गए कि कौन कौन से मॉनसून फेलियर ईयर थे जिसमें एल नीनो आया। आपने लिखा ही नहीं 2014 के एग्जाम्पल, 2017 के एग्जाम्पल। आप लिखो कि इसकी क्या पीरियोडिक साइकिल है और कब कब मॉनसून आया। मॉनसून फेलियर का एल नीनो इनकी वजह से क्या इंपैक्ट होता है। मॉनसून क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, कोई लिखा ही नहीं हमने। सिग्निफिकेंस क्या है मॉनसून की, इंडिया इज अ मॉनसूनल लैंड। भाई इंडिया का ऋग वेदा, आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, ऋग वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट कौन गॉड है, हमारे इंद्रदेव। इंद्र क्यों इंपॉर्टेंट है, इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन। इंडिया वॉज द एग्रीकल्चरल लैंड 5-10,000 बिफोर। तो जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है उसकी डिपेंडेंसी इरिगेशन के ऊपर है, और उस टाइम पे इरिगेशन केवल बारिश के कारण होती है। तो मॉनसून इंडिया जैसी कंट्री में तो मॉनसून सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। 50% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। आपकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा काम एग्रीकल्चर है, तो मॉनसून हिंदुस्तान में सबसे बड़े क्लाइमेट के फीचर्स हैं, इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस है। इसलिए इसके फेलियर से इंडिया में इन्फ्लेशन भी आएगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी आएगा, सोशल अनरेस्ट भी आएगा, फार्मर अनरेस्ट आएगा। आप सिग्निफिकेंस लिखो ना। आप मॉनसून लिख रहे हो केवल फिजिकल ज्योग्राफी की डोमेन में, आप लिखो उसके इकोनॉमिक डायमेंशन, आप लिखो उसके पॉलिटिकल एंड सोशल डायमेंशन, ठीक है, सेक्टोरल डायमेंशन, फार्मिंग कम्युनिटी, उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है सब पे इंपैक्ट आता है मॉनसून का। इस ऐसे हमने क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तब जाके मार्क्स मिलते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में या किसी भी ऑप्शनल में। आपके पूरा 360 व्यू पॉइंट दिखना चाहिए। दीज आर द डायग्राम्स विच आर सपोज टू बी इंसर्टेड। कंटेंट बहुत अच्छा है, इसी कंटेंट को यूज किया जा सकता है। इसमें इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट, एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑसिलेशन क्या होते हैं, सब कुछ बताया हुआ इन फाइल्स के अंदर, ठीक है। जैसा कि मैं बोल रहा था, रोल ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, हिमालयाज, इनके क्या रोल है, ये सब कुछ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट, आई एम गोइंग टू डिस्कस कि हाउ यू आर सपोज टू फेच द मैक्सिमम मार्क्स। चलो, मूविंग टू द अनदर पार्ट। बहुत टेक्निकल और टफ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है, क्योंकि कमीशन जनरली आजकल पेचीदा क्वेश्चन पूछ रहा है। कमीशन पूछता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पेलिम्सेस्ट टोपोग्राफी। 99% बच्चों ने ये वर्ड सुना ही नहीं होगा, पेलिम्सेस्ट टोपोग्राफी ज्योग्राफी ऑप्शन में। पेलिम्सेस्ट टोपोग्राफी मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, ये जियोमॉर्फोलॉजी का जब मैं टेस्ट लूंगा उसके साथ इंटीग्रेट करते हुए वहां पर भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर रिपीट करूंगा मैं इसका। तो आप लोगों के पास टाइम है, तब तक इसको पढ़ लो, वहां पे इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि ये स्टैंड अलोन अकेले आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही जियोमॉर्फ का है। फिर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के एग्जांपल वहां पे कोट करूंगा। ऑलराइट, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट टच नहीं कर रहा। सेकंड पार्ट कि हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्स ऑफ इंडिया। प्लेट्यू एक्स मतलब होता है प्लूरल टर्म, मल्टीपल प्लेट्यूज, उनकी सिग्निफिकेंस बता दो। बहुत सारी सिग्निफिकेंस है, चाहे वो क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है, नेचुरल वेजिटेशन के लिए है, फ्लोरा है, फोना है, ट्राइबल पीपल है, रिसोर्सेज क्या है, स्टेबल पार्ट है तो सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो UMPP 4000 मेगावाट के प्लांट्स हैं वो सारे साउथ इंडिया में लगे हुए हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट सारे साउथ इंडिया में लगे हुए हैं। जो हमारे
फ्लोटिंग पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं वो साउथ इंडिया में रखे हुए हैं, क्योंकि इट इज द सेफेस्ट पार्ट, मोस्ट स्टेबल, अर्थक्वेक प्रोन नहीं है, तो ये सारा लिखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना था कि जब आप आंसर लिखो, आपने इसमें हिल स्टेशन के बारे में लिखा, आपने इसमें एग्रीकल्चर के बारे में लिखा, ये सारे एस्पेक्ट इसकी सिग्निफिकेंस में। ऑलराइट, तो सिग्निफिकेंस पे ही आपने 2-3 पेज लिख देने इसके। चलो, मूविंग टू द अनदर पार्ट। वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड क्लाइमेट। बहुत खूबसूरत सवाल है कि वेजिटेशन रिफ्लेक्ट करता है वहां का क्या ऑल्टीट्यूड है, वहां का क्या क्लाइमेट है, उसकी रिफ्लेक्शन है वेजिटेशन। इस स्टेटमेंट पे ही कहीं पेज भरे जा सकते थे। उसके बाद एग्जाम्पल देना है हिमाचल का। पहले तो आपने इस जनरल स्टेटमेंट को वर्ल्ड लेवल पे समझाना है, क्योंकि भैया आपका जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल है, आपने इस स्टेटमेंट को समझाते हुए वर्ल्ड के एग्जाम्पल देने शुरू करने हैं और एक डायग्राम बनाना है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है, इन डिस्कशन वीडियोस के अंदर मैं ज्योग्राफी जो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी के 8 वीडियोस फ्लोट किए, उस प्लेलिस्ट को डाल रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट को देख लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी। ऑलराइट, तो उसमें बताया हुआ है मैंने कि कैसे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की जाती है। उस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से आपको समझ आएगा कि कैसे वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड क्लाइमेट। तो पहले वर्ल्ड लेवल पे आप ये करो, फिर इंडिया में रेप्लिकेट करो इस मॉडल को, इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन वाली बात करी थी हमने। थर्ड आएगा फिर हिमाचल में एग्जाम्पल साइट करने हैं। ऑलराइट, सारा कंटेंट दिया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, डायग्राम्स बनेंगे। मैंने स्टेट फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट उठाई है, उसमें हिमाचल के फॉरेस्ट कवर को भी कवर किया हुआ है कि नेचुरल वेजिटेशन हिमाचल की किस प्रकार से अलग अलग स्टेट वाइज क्या क्या नेचुरल वेजिटेशन है। और अगर नेचुरल वेजिटेशन को खतरा है, जैसे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया लेकिन 20 नंबर का सवाल है और आप इसमें जरूर लिखो फॉरेस्ट की सिग्निफिकेंस क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन इज द फॉरेस्ट, सिग्निफिकेंस लिखो। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम बताई हैं वो लिखो। मैंने हिमाचल गवर्नमेंट की पर्टिकुलरली स्कीम्स डाली हैं इसके अंदर, ताकि आपको पता चले कि भाई नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है। आप अपने आंसर को एनरिच कर दो कंटेंट से कि एग्जामिनर को लगे बस इससे ज्यादा कोई नहीं लिख सकता था इस क्वेश्चन के अंदर। ऑलराइट, तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, आपने मैक्सिमम कंटेंट डालने की कोशिश करनी है, रेलिवेंट नॉट इरेलीवेंट। रेलिवेंट कॉन्सेप्ट डालो, मैक्सिमम डाल दो, आपको जरूर अप्रिशिएट करेगा कमीशन। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। India is a land of diversity. Justify this statement in the light of, this is the question I am reading. India is a land of diversity. Justify this statement in the light of various form of diversities in India. तो सिंपल है, आप पहले तो इसी लाइन को लिखो भाई, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। और ये डाइवर्सिटी जन्म लेती है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी से। ऑलराइट, कैसे कि भाई जहां पे इतनी सारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, उस जमीन में जहां पे एक तरफ लद्दाख है तो एक तरफ केरला है, 5 से 10 हजार साल पुराना सिविलाइजेशन है। लद्दाख का 5,000-10,000 साल में जो कल्चर इवॉल्व होगा वो केरला का डिफरेंट होगा, तो इसलिए डाइवर्सिटीज है। लद्दाख में जो क्लाइमेट है उसके अनुसार लोगों का कल्चर इवॉल्व होगा। वहां पे रिलीजन बुद्धिज्म वहां से बाहर को गया तो बुद्धिज्म के ट्रेसेस है। केरला में बाहर से मुस्लिम्स आए और क्रिश्चियंस आए, इसलिए केरला की कम्युनिटी में ऑलमोस्ट 1/3 हिंदू, 1/3 मुस्लिम, 1/3 क्रिश्चियंस है। लोकेशन है, तो डाइवर्सिटी है इंडिया के कल्चर में। वहां का फूडिंग पैटर्न डिफरेंट है क्योंकि ज्योग्राफी डिफरेंट है, क्योंकि लोकेशन डिफरेंट है। समुंदर के किनारे रहते हैं तो मछली खाते हैं, राइस फार्मिंग करते हैं क्योंकि वहां पे ट्रॉपिकल एंड हाई रेनफॉल एरियाज है, कोस्टल प्लेन्स है। तो इस तरीके से आप बताओगे इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। कई प्रकार की डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, लिंगुअल, रेशियल एंड रिलीजियस, ये 5 प्रकार की डाइवर्सिटी को डिटेल में विद देयर डेटा, विद द डायग्राम्स आप मेंशन करोगे। फिर नेक्स्ट पार्ट, वो कौन से एलिमेंट हैं जो यूनिटी को प्रमोट करते हैं इंस्पाइट की इतनी सारी डाइवर्सिटी है। आप बताओ भाई, हिंदुस्तान के अंदर हमारे चाहे रिलीजन कोई भी हो, लेकिन भगवान चाहे कितने मर्जी हो, लेकिन हैं तो विष्णु और शिव जी के ही अवतार सारे भगवान, चाहे वो चिदम्बरम है चाहे शिव जी है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि कोई भी गॉड, इन ही गॉड की रेनकार्नेशन माना जाता है। आपका लिटरेचर एक है, आपकी महाभारत रामायण एक है पूरे हिंदुस्तान में, आपके हिस्टोरिक लेजेंड्स एक हैं। महाभारत के हिस्टोरिक लेजेंड पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, राम पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। तो ये यूनिटी को प्रमोट करता है। आपका वर्ण आश्रम सिस्टम यूनिटी को प्रमोट करता है कि पूरे हिंदुस्तान में समाज की जो व्यवस्था है वो एक ही है, चाहे वो कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, तो पूरे हिंदुस्तान के समाज को जोड़ के रखने का काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट ने यूनिटी को प्रमोट किया है कि फेडरलिज्म माना जाता था कि लोगों को ऑटोनॉमी दे दो स्टेट्स को, ये टूटने की कभी बात नहीं करेंगे और आज तक नहीं करी है। ठीक है, तो आप बताओ कि प्रमोट किया जाता है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने के लिए भारत वर्ष का कॉन्सेप्ट इतने 1000 साल पहले दे दिया। आपके तीर्थ आश्रम
आपके तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारकापुरी, रामेश्वरम, ये चार धाम चार कोने में बना दिए गए ताकि लोग मैक्सिमम ट्रेवल करें, अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन उनके दिमाग में रहे। ब्रिटिश ने यूनिटी दी है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो यूनिटी को प्रमोट करते हैं। 7-8 फैक्टर्स लिखो डिटेल में, ठीक है, बहुत मार्क्स मिलेंगे इसमें। बहुत अच्छा सवाल है, आउट ऑफ लाइन है। अगर फिजिकल ज्योग्राफी में देखें, फिजिकल ज्योग्राफी में क्यों डाला, ये सारी जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी से ही तो बाकी की डाइवर्सिटी ने जन्म लिया है। तो ज्योग्राफी, इसलिए मैं कहता हूँ ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन। इसी की वजह से सोशल डाइवर्सिटी आई है, लिंगुअल डाइवर्सिटी आई है, कल्चरल डाइवर्सिटी आई है, रिलीजियस डाइवर्सिटी आई है, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब है क्लाइमेट, ज्योग्राफी का मतलब है लोकेशन, ज्योग्राफी का मतलब है प्रेसिपिटेशन, ज्योग्राफी का मतलब है टेम्परेचर, ठीक है। उसी की वजह से, या टोपोग्राफी, इन्हीं की वजह से सारी डाइवर्सिटी जन्म लेती है। ऑलराइट, चलो, तो दिस इज द ह्यूज कंटेंट रिस्पेक्ट टू दिस। अच्छा, अब देखो टेक्निकल सवाल। हिमालयन माउंटेन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरियस पैरेलल रेंजेस फॉर्म्ड ओवर डिफरेंट टाइम। कितना खूबसूरत सवाल है कि हिमालयस एक रात में बने हुए नहीं है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम में बने हैं। डिस्कस द लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल। फर्स्ट पार्ट इज टेक्निकल, कैसे बने हैं, ठीक है, कब बने हैं, क्यों अलग अलग टाइम है। अब आप इसमें लिखो कि जो हिमालयाज हैं वो सिंटेक्शियल बेंड है, उसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, एक नामचा पर्वत, एक नंगा पर्वत है। ये रहा आपका टर्शरी पीरियड, जिस टाइम फ्रेम में हिमालयाज जो है पहले ही ये प्रोसेस शुरू हो गया था। टर्शरी फेज में टकराना स्टार्ट हुआ था, नियरली आपका 30 to 70 MYA पहले बनना शुरू हो गए थे। तो ये टाइम फ्रेम है हिमालयाज का। कई सारे रेंजेस अलग अलग टाइम फ्रेम में बनी है। पहले ट्रांस हिमालयस बना है, फिर ग्रेटर हिमालयस बने, लेसर हिमालयस बने। इनके बनने के बीच में इन्होंने पूछा कि सेपरेट बाय द फॉल्ट्स। देखो वर्ड यूज किया फॉल्ट, जब इन्होंने फॉल्ट यूज कर लिया तो आपने डिटेल में फॉल्ट्स के बारे में बताना है। आपने बताना है ITSZ, इंडो सैंको स्यूचर जोन, आपने बताना है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, फॉल्ट लाइंस के बारे में बात करनी है। आपने बताना है कि ये पूरा टाइम फ्रेम जो है इयोसीन से प्लायोसीन पीरियड तक था। प्लिस्टोसीन में जाके शिवालिक्स बने हैं हमारे। तो इन सब के बारे में डिटेल में विद वाइल यूजिंग द ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी, ऐसे करके आप इसको समझाएंगे। ऑलराइट, अब मैंने ये टाइम स्केल आपने पेपर में नहीं बनाना, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना। अगर आपने पेपर में बनाना है तो आप लिख लो भाई ये जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में हिमालयस बने हैं, तो दिस इज द टाइम फ्रेम जिसमें हिमालयस बने हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। आप उसमें रॉक स्ट्रक्चर बताओ हिमालयस को बनने में कि कैसे रॉक स्ट्रक्चर यूज हुए। ये ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन है, ठीक है। फिर आप इसमें बताओ कि वुल्केनिज्म के भी एविडेंस है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पार्ट टेथिस सी का भी था। फिर आप इसमें कोबर की थ्योरी बताओ कि कैसे जो है बीच वाला मीडियन मास जिसको बोलते हैं वो अपलिफ्ट हो गया और आज तिब्बतियन प्लेट्यू बना, तो आपने कोबर का नाम लिखना है। तो इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें आपने जियोमॉर्फोलॉजी के इन्फ्लुएंस जरूर दिखाने, प्लेट टेक्टोनिक का नाम जरूर दिखाना है, माउंटेन बिल्डिंग ऑफ कोबर जरूर बताना है आपने, ठीक है। और कैसे वुल्केनिज्म मेंटल प्लूम जो मेंटल से जो राइज हुआ है वो बताना है, तब जाके इसमें मार्क्स मिलेंगे। दीज आर दी फॉल्ट लाइन विच आई हैव मेंशन्ड हियर एक्सप्लिसिटली, क्योंकि उन्होंने फॉल्ट वर्ड यूज कर दिया तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये देखो, ये टेक्निकल डायग्राम है कि ये अलग अलग बाउंड्रीज है, तब जाके मार्क्स मिलते हैं। आप जनरल जीएस वाला आंसर लिखोगे, जनरल नंबर मिलेंगे, 20 में से 6 नंबर देके भगा देगा एग्जामिनर। आपने 12 से 15 नंबर फेच किए जा सकते थे इस मार्क्स क्वेश्चन के अंदर। अब आ जाओ जी लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, हमेशा ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक इस फॉर्मेट में, नॉर्थ टू साउथ फॉर्मेट में होता है। रीजनल डिवीजन होता है जम्मू हिमालय, कश्मीर हिमालयास, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास, ठीक है, जिनको हम वेस्टर्न बोल रहे हैं। फिर सेंट्रल हिमालयास, फिर ईस्टर्न हिमालयास, वो अलग डिवीजन है, वो रीजनल डिवीजन है। ये लॉन्गिट्यूडनल है। इन शब्दों को आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से जब इनके डिवीजन भी लिखेंगे तो इनके बारे में टेक्निकल वर्ड लिखने हैं। आपने लिखना है कि ट्रांस हिमालयस, फिर से आपने टेक्निकल रॉक सिस्टम के बारे में लिखोगे, स्ट्रक्चर लिखोगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल लिखोगे कब बने थे, फिर उसके बाद छोटी मोटी बातें लिखोगे। उसके बाद लिखोगे जी हाँ जी पीक्स कौन सी हैं, पासेस कौन से हैं, नदियां कौन सी हैं, ठीक है, वैलीज कौन सी है, कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या है, वो सारी बातें बाद में लिखोगे, ठीक है। प्राइमली ये लिखोगे। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंस सारी बता देना कि क्या क्या क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है, ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस बता देना कि फॉरेस्ट हैं हमारे सारे यहाँ पर, ठीक है। फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस बता देना, बताओ हिमालयाज जो हैं दे आर नॉट ओनली द फिजिकल डिवाइड, दे आर द कल्चरल डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड
चाइना, हिमालयाज ने हमें इंडियन कल्चर को रिलेटिव आइसोलेशन दिया है। अगर कोई हिमालयस नहीं होते तो इतने सारे इंट्रूजन होते कि हिंदुस्तान का कल्चर कोलैप्स हो जाता, जैसे इजिप्शियन, मेसोपोटामिया, चाइना या पर्जिया का हो गया। ठीक है, तो हमें बचाया है हिमालयस ने, लेकिन इनमें पासेस थे तो रिलेटिव आइसोलेशन है, थोड़े बहुत लोग आते रहे, हमारे कल्चर को एनरिच करते रहे। अलेक्जेंडर आया इन हिमालयस से, ठीक है, तो कल्चर एनरिचमेंट जरूर होता रहा लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो रिलेटिव आइसोलेशन, बहुत ज्यादा लोग नहीं आए और ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं आया तो भी कल्चर स्टैग्नेंट होकर खत्म हो जाता। तो इंडियन कल्चर को ओरिजिनेट किया इन हिमालयाज ने, इंडियन कल्चर को रिजुमिनेट किया है हिमालयाज ने। ठीक है, तो रिलेटिव आइसोलेशन बचाया भी है लेकिन थोड़ा सा इंटरमिंगलिंग हुई है, यहीं से ओल्ड सिल्क रूट निकल के जाते हैं। ऐसे आंसर लिखने होते हैं तब जाके मार्क्स मिलेंगे। चलो लास्ट पार्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिस्कस द कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, और फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है और हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। 20 नंबर का सवाल है, पूरा स्कोप है, पहले पूरा कोपन ही समझा दो। मैंने बहुत अच्छे डायग्राम्स डाले, जैसे ये बहुत प्यारा डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया था, लोग जनरली ध्यान नहीं देते, एनसीईआरटी का डायग्राम है, कलर कर दिया बस मैंने इसको, बहुत अच्छा डायग्राम है। इससे आपको कोपन समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रेसिपिटेशन और आपके टेम्परेचर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट हैं, कि प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेचर घट रहा है, प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, बोरियल फॉरेस्ट जिसको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद फिर हमने इसके बारे में सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स लिख लिए, कितने टाइप के हैं, ए टाइप क्या है, बी टाइप क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई और एच क्या टाइप है। ठीक है, उनके अंदर फर्दर कैटेगरीज क्या है, ये इनकी फर्दर कैटेगरीज है, इनके बारे में लिख दिया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि भाई एक डायग्राम वर्ल्ड में अगर दिखाना है तो इस तरह से दिखा सकते हो कि ये रहा जी इक्वेटर है ना, जहां पे जो है इक्वेटर पे हाई रेनफॉल है, ट्रॉपिकल भी है, वेट भी है, फिर ड्राई एरियाज आ जाते हैं जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है, उसके बाद फिर हमारा सी और एफ वाले एरियाज आते हैं, फिर हमारा पोलर क्लाइमेट आता है। तो इस तरीके से बताना था मैंने। हर क्लाइमेट के करॉस्पॉन्डिंग स्पेशल मैप डाले कि इन मैप से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। क्लाइमेट को समझना है तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का मेरा एक वीडियो है जो इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस टाइप से सी क्लाइमेट कहां पे मिलता है, मेडिटेरियन और चाइना टाइप क्लाइमेट इसी का पार्ट है। उसके बाद डी क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं या लॉरेंशियल क्लाइमेट है उसके बारे में है। फिर ई या एच क्लाइमेट जो हाई ऑल्टीट्यूड में देखने को मिलता है या हाई लैटिट्यूड में देखने को मिलता है, ये उसके हैं। फिर इंडिया में कहाँ पे है, और इंडिया में ट्रॉपिकल ए वाला पार्ट कहाँ पर है, बी वाला पार्ट कहाँ पे, सी और डी वाला कहाँ है, ई वाला कहाँ है। तो ये उसका डायग्राम है इंडिया वाले का, कि देख लो ये रहा सब ट्रॉपिकल एरियाज में, ये रहा हाई ऑल्टीट्यूड में, ठीक है, जहाँ पे बर्फ होती है वहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है, ये रहा ट्रॉपिकल जहाँ पे ज़्यादा बारिश है, ये रहा आपका डेजर्ट एंड सेमी एरिड एरियाज वाला क्लाइमेट। तो इस तरीके से ठीक है। अब आ गया हिमाचल के अंदर। हिमाचल में बताओ कि भाई हिमाचल में किस प्रकार से ये क्लाइमेटिक टाइप आएंगे। हिमाचल में लिखो लाहौल स्पीति में जो है कि ड्राई भी है लेकिन ठंड भी बहुत है, तो कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट लिखोगे वहां पे आप। ठीक है, BSK टाइप आएगा। जो नीचे शिवालिक की रेंज है, हमीरपुर है, बिलासपुर है, जहां बारिश थोड़ी ज्यादा है, वहां पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो C टाइप आएगा। ठीक है, और बारिश भी ज्यादा हो रही है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। उसके थोड़ा सा ऊपर D टाइप टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप आ जाएगा, तो वहां के टाइप लिखो आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको अप्रोच करना है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इसमें, जैसे अब इसी के अंदर मैप में क्या है, ये वाले एरिया में आप बता दो कि जो है DA की F है, ये वाले में बताओ कि C है, इसमें बताओ कि BSK है। ठीक है, उसके ऊपर जहां पे बर्फ है वहां पे फिर E वाला आ जाएगा या H वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने बताना था। ठीक है, ये उनकी वेजिटेशन, क्योंकि कोपन ने ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कैसे करी। कोपन वॉज नॉट जोग्राफर, कोपन वॉज बायोलॉजिस्ट, ही वॉज क्लाइमेटोलॉजिस्ट। तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन यहां से निकल के आता है कि उसने बॉटनी पढ़ी तो उसे वेजिटेशन से पता चला। बहुत सारे जोग्राफर बॉटनिस्ट हैं, चार्ल्स डार्विन बॉटनिस्ट है ना, या आपका थनन हम्बोल्ट, ये भी बॉटनिस्ट है। तो इन्होंने, आपका अल्फ्रेड वेगनर बॉटनिस्ट है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया ज्योग्राफी के अंदर कि वेजिटेशन के बेसिस पे इन्होंने देखा, डिड्यूस किया कि कैसा क्लाइमेट होता है, क्योंकि वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। तो इस तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट, तो ये सारे डायग्राम्स हैं। तो ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द डायग्राम्स। तो फिर से मैं लास्ट में कंक्लूड करता हूं कैसे हमने ऑप्शनल को अप्रोच करना है। आंसर राइटिंग में बड़े कंटेंट ज्यादा लिखना है क्योंकि टाइम और स्पेस का क्रंच नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ज्योग्राफिकल लिंगो और वोकेबलरी अधिक से अधिक इस्तेमाल करनी है ताकि जीएस और ऑप्शनल के आंसर में डिफरेंशिएट किया जा सके। डायग्राम बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा वेल लेबल्ड,
ठीक है, प्रेजेंटेबल आइडिया इन दी फ्लो चार्ट हो, सिस्टमेटिक डायग्राम्स हो, ट्री फॉर्मेट हो, इस तरीके से प्रेजेंटेबल बनाना है। अंडरलाइन दी कीवर्ड्स, हाईलाइट करो हेडिंग्स को, इस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स फेच किए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर ज्योग्राफी ऑप्शनल डिस्कशन। एक ही वीडियो है जो यूट्यूब पे जाएगा, इसके अलावा सारे वीडियो जो है प्राइवेट रहेंगे, जो बच्चे एनरोल हैं उनके साथ ही शेयर किए जाएंगे। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।